हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7, साइंस का चैप्टर है ये, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, खास कर ये चैप्टर, क्योंकि हम इसमें मौसम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो अलग अलग मौसम में रहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा जानवर होता है जो ठंडी में रहते हैं, जैसे कि कश्मीर वगैरह में। ठीक है, और कुछ जानवर जो होते हैं गर्मी वगैरह में रहते हैं, जैसे कि टाइगर वगैरह। तो ये कह रहा है कि हमने इंट्रोडक्शन है यहाँ पे चैप्टर का, पिछले चैप्टर का। कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा पिछले चैप्टर में, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउड, विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसका सारी चीज़ हमने पढ़ के अभी आ रहे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है जाके वीडियो देख लें। कह रहा है हमने देखा कि कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम रहता है, यानी कि मौसम जगह टू जगह बदलता रहता है। ठीक है, अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो यूपी में हो सकता है धूप हुआ हो, मतलब हर जगह का मौसम अलग अलग होता है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। इस चैप्टर में दो वर्ड आए हैं, मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वन वर्ड के लिए। ठीक है, कह रहा है जो मेट्रोलॉजी होते हैं वो एक तरह का पढ़ाई होता है, किसके बारे में, वेदर के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में एक तरह का पढ़ाई होता है। जैसे होता है ना इंजीनियर की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है, तो वैसे ही वेदर के बारे में जो पढ़ते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। भाई जैसे इंजीनियर जो पढ़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर साहब बोलते हैं। वैसे ही जो मौसम के बारे में पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जो मौसम के बारे में पढ़ा। ये क्या करते हैं, ये मौसम के बारे में बताते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा, यानी कि आज का मौसम या कल का मौसम या आने वाले 10 दिनों का मौसम कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है कि धूप होने वाला है कि क्या होने वाला है, उसको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो क्या करें, मौसम के बारे में प्रिडिक्शन करें कि मौसम क्या होने वाला, बारिश होगा कि धूप होगा। ठीक है, कह रहा है इसको जो बारे में बताते हैं वो क्या बताते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, यानी कि मौसम के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये था मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर आता है, कह रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में, कैसे मौसम बदलता है। ठीक है, और कैसे जलवायु की वजह से अलग अलग जानवर रहते हैं अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, यानी कि पोलर बियर को, यानी कि जो भालू होते हैं जो ठंडे जगह पर रहते हैं, उनको अगर भारत में लाया जाए यानी कि दिल्ली वगैरह में, तो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट और वेदर है उनका अलग है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ हम देखेंगे। पहला टॉपिक आता है हमारा वेदर, यानी कि मौसम। ठीक है, इसका पहला पैराग्राफ कह रहा है कि जितना भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, मतलब प्लान करते हैं घूमने के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल जाने के लिए, वो किस पे बेस्ड होता है, वेदर के रिपोर्ट पे बेस्ड होता है। और वेदर का जो रिपोर्ट रहता है हमको कहाँ मिलता है, टेलीविज़न पे, यानी कि टीवी पता चलता है कि लोग बताते हैं कि कल बारिश आने वाला है कि धूप होने वाला है। ठीक है, रेडियो पे, ठीक है, होता है, सुनते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पता चलता है कि कल बारिश होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, पहले से अपना इंतजाम कर लेते हैं, जो छाता वाता रहता है उसको ले लेते हैं, कहीं जाना होता है तो इमरजेंसी में, या रेनकोट वगैरह रहता है उसको पहन लेते हैं। तो वही कह रहा है कि जो वेदर है हमको कहाँ पता चलता है, टेलीविज़न पर पता चलता है, यानी कि टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ किसके बारे में बताती है, वेदर के बारे में। और ये डाटा कौन कलेक्ट करता है, वेदर सेटेलाइट। कौन, वेदर सेटेलाइट, जो इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजा गया एक सेटेलाइट है, एक यंत्र है, वही मतलब डिटेलिंग करके बताता है कि कल आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है, यानी कि बारिश होने वाला है कि ठंड पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से वेदर होता है। कह रहा वेदर रिपोर्ट गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो वेदर रिपोर्ट होता है वो इन इन्फॉर्मेशन को देता है लोगों को, ताकि लोग अपने क्या कर सकें, सतर्क रह सकें और आने वाले मुसीबतों को लड़ सकें। जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर लास्ट 24 आवर, यानी कि बीते 24 घंटे में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहा वो क्या रहा है। जैसे कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जून जुलाई में 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो हमसे कहाँ से कैसे पता चलता है कि डिग्री 50 डिग्री गया था, ये इन्हीं वेदर सेटेलाइट के द्वारा पता चलता है। ठीक है, ये बताते हैं हमें कि जो पिछला दिन था उसका टेम्परेचर मिनिमम इतना डिग्री था, मैक्सिमम इतना डिग्री था। ठीक है, कह रहा ह्यूमिडिटी के बारे में बताते हैं लोग, यानी कि उमस के बारे में, कल कितना उमस था। जैसे मान लेते हैं कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा उमस है, तो उमस का जो भी एक क्वांटिटी होता है जो कौन बताता है, वेदर सेटेलाइट बताता है। ठीक है, रेनफॉल के बारे में बताता है कब बारिश होने वाली है, टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी कि कब सूर्योदय हुआ है और कब सूर्य डूबा है, यानी कि कब सूर्य सनसेट हुआ है, तो इसका भी टाइम हमको पता चल जाता है सेटेलाइट की वजह से। फिर कह रहा है टाइम फॉर मून राइज एंड मून सेट, यानी कि चंद्रमा कब निकलता है कब डूब जाता है, इसका भी हमको टाइम पता चल जाता है, किसके द्वारा, वेदर सेटेलाइट के द्वारा। ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द प्रेजेंट डे, नेक्स्ट डे और वीक, यानी कि मौसमों का हाल पता चल जाता है हमें, आने वाले दिन का भी, आज का भी और आने वाले 10 दिनों का भी। ठीक है,
इस तरीके से क्या करता है, एक वेदर रिपोर्ट हमको रिपोर्ट देता है। कौन देता है? वेदर रिपोर्ट। और ये काम कौन करता है? वेदर सेटेलाइट करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो सब ध्यान देते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा वेदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट ऑफ वेदर, यानी कि जो हमारा मौसम है उसके कौन कौन से कारणों की वजह से जो हमारा टेम्परेचर यानी कि जो मौसम है जो भी है चेंज होता है। भाई बारिश किस वजह से आता है, ठंड किस वजह से पड़ती है, ठीक है, गर्मी किस वजह से पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ वेदर, यानी कि वेदर के एलिमेंट। जैसे आपके एलिमेंट क्या क्या है? हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है। वैसे वेदर के भी एलिमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, और क्या है? ह्यूमिडिटी है, क्लाउडनेस है, रेनफॉल है, विंड है। ये सब क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा उमस होती है तो ये इसका मतलब होता है कि बारिश आने वाला है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब कि गर्मी आने वाला है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। ये क्या कहता है? कह रहा है जो वेदर का टेम्परेचर का एलिमेंट होता है। टेम्परेचर क्या है? एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? वेदर का। कह रहा है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से क्या होता है? ठंड आती है और गर्मी भी आती है। तो वही कह रहा है कि ये हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है। ये 0 डिग्री पे भी पहुंच जाता है और 100 डिग्री पे भी पहुंच जाता है। यानी कि जो सऊदी अरेबिया है, जो अफ्रीका है, हमारा कंट्री भी, यानी कि हमारा जो भारत का राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ भी टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये क्या है? सब तापमान ही तो है, टेम्परेचर ही तो है। तो वही कह रहा है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन? क्या कंट्रोल करने के लिए? प्रेसिपिटेशन के, यानी कि बारिश को लाने के लिए, ह्यूमिडिटी को लाने के लिए, क्लाउड्स वगैरह को लाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए। मतलब इसकी वजह से ही सारा कांड होता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर ना रहा तो हम इंसान का पूरे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है वेदर का एलिमेंट है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के याद करके पॉइंट में आपको लिखना है एग्जाम में। तो टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। और ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए वेदर को, ठीक है। इसी से पता चलता है कि वेदर कैसा होने वाला है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है इन प्रेसिपिटेशन को, ह्यूमिडिटी को, क्लाउड को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जिसकी वजह से बारिश वगैरह, ठंड वगैरह आती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी होता है ना, वो एक कुछ मात्रा में वाटर वेपर होता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ह्यूमिडिटी कैसे बनती है। तो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इवेपोरेशन से क्या होता है? इवेपोरेशन से होता है कंडेंसेशन, यानी कि जो भाप रहता है, जैसे पानी उबालना है ना तो उसमें भाप निकलता है। तो उसी भाप को जब वो भाप हवा में मिल जाती है, एयर में मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वही कहता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर यानी कि तरह भाप होता है जो एटमॉस्फेयर में मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो वही जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कब बढ़ता है? मई, जून, जुलाई में, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है किसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है? हीट की वजह से। इसीलिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिमेंट। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है कि बारिश, ठीक है। मैंने पिछले में पढ़ा है कि कैसे जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, फिर कन्वर्ट होता है बर्फ़ के टुकड़ों में, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में, जो वही बारिश के फॉर्म में आता है। यानी कि नीचे नीचे बर्फ़ का टुकड़ा आते आते क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कश्मीर वगैरह में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आते आते खुद वहाँ का जो नीचे का टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो स्नो रेनफॉल होता है, यानी कि बर्फ़ की बारिश होती है। लेकिन यूपी, बिहार में या महाराष्ट्र वगैरह, मध्य प्रदेश में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब यानी कि बारिश। अब बारिश किस वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से, या ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो वही किया था। जिसका मतलब प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रेसिपिटेशन एक रीजन होता है जिसकी वजह से स्नो गिरता है, हेल गिरता है, स्लीट, ड्रिजल, फर्स्ट, मिस्ट, रैन, यानी कि स्नो यानी कि बर्फ़ गिरता है, ठीक है। हेल यानी कि एक तरह से वही बारिश होती है। ड्रिजल यानी कि छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं, बारिश होता है। मिस्ट यानी कि फॉग वगैरह पड़ता है, नहीं कोहरा वगैरह पड़ जाता है, कोहरा पड़ता है, ठीक है, धुआं वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर यानी कि एक तरह से दबाव। तो दबाव कैसे बढ़ता है देखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के सरफेस वाले एरिया पर रहता है, यानी कि कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर में, जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी फैल जाती है तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर दबाव बनाता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से बारिश की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वो कहाँ पर आता है? हवा के वेट में। जितना जो गैस जितना भारी होगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर लगाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन क्या होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर यानी कि अर्थ के सरफेस पे होता है। तो उस ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारी गैस है। भारी गैस होने की वजह से वो नीचे है। नीचे कहाँ की? अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रेशर रहता है वो किस मैप पे दिखाता है? सिनोमेटिक मैप। एक मैप होता है जिसका नाम है
सिनोमेटिक मैप, उसी में हम प्रेशर को नाप सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर है हमारे मौसम में, जो कि लाइन से डिनोट का जिसका नाम है आइसोबार। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जानते हैं कैसे आएगा, पूछेगा कि एलिमेंट ऑफ वेदर क्या है, यानी कि वेदर के एलिमेंट कौन कौन है और उनको एक एक दो लाइन में डिफाइन करिए। तो वेदर कौन कौन से एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेयर और लास्ट विंड है। विंड क्या होता है, कह रहा है जो हवा चलती है ना, जो हवा का फ्लो होता है उसी को हम विंड कहते हैं, यानी कि विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। जब हवा मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उसी को विंड कहते हैं। हाई प्रेशर यानी कि जहाँ पर ज़्यादा दबाव है, यानी कि जो हमारा ज़मीन रहता है, पृथ्वी रहता है, पृथ्वी का सरफेस रहता है, वो उसे हाई प्रेशर कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दबाव रहता है। जो लो प्रेशर रहता है वहाँ कम दबाव रहता है, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, जब उसी को जब हवा मूव करता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो ये हाई प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर है, तो इसकी तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम विंड। ये 5 एलिमेंट थे जो आपको जानना जरूरी था और एग्ज़ाम में आएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 एलिमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। देखो इसको लाइन वाइज लिखना है। सबसे पहले टेम्परेचर, यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेदर का एलिमेंट। फिर आता है ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से बारिश वगैरह का चांस होता है, तो बारिश यानी कि प्रेसिपिटेशन। फिर आता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर कहाँ पर लगता है, जब हवा में बहुत ज़्यादा वेट आ जाती है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, और किस मैप में देखा जाता है, सिनोपेटिक मैप में, जिसे आइसोबार लाइन से डिनोट किया जाता है। फिर आता है विंड। विंड क्या होता है, ये हवा का मूवमेंट होता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब आते हैं मेजरिंग द वेदर, यानी कि मौसम के जो अलग अलग भाग हैं, यानी कि टेम्परेचर नापने के लिए, ह्यूमिडिटी के नापने के लिए, प्रेसिपिटेशन नापने के लिए, कितना बारिश हुआ है, कितना तेज़ी से हवा चल रहा है, ठीक है, कितना एयर प्रेशर है, इन सारी चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा। तो उसको हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को नापता है। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4-5 हैं बस। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को नापता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे पूछ लिया एग्जाम में 1 नंबर में कि ह्यूमिडिटी को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, तो आप लोग मान लीजिए भूल गए हैं। तो ह्यूमिडिटी जो पहला लेटर होता है वो किससे शुरू होता है, एच से ना, तो एच से ये भी शुरू होता है, यानी कि हाइग्रोमीटर, यानी कि एच। तो इस तरीके से याद करेंगे। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को नापता है। ठीक है, एक तरह का थर्मोमीटर है जो मेजर करता है ह्यूमिडिटी को। ये हो गया हाइग्रोमीटर, यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि एच। ठीक है, फिर आता है रेन गॉज। ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बारिश को नापने वाला, पहले ही आ गया इसमें रेन आ गया। ठीक है, गॉज यानी कि रेन को नापने वाला कि कितना बारिश हुआ है। इसे क्या करता है, एक तरह का कंटेनर होता है। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके यही हो रेन गॉज। इसको क्या करते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं। ठीक है, जिससे पता चल पाता है कि कौन से एरिया में कितना ज़्यादा बारिश हुआ है। तो वही कहते हैं ना कि यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, यहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो इसी की वजह से पता चलता है रेन गॉज। ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, पूछेगा कि रेन को नापने वाला क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो रेन गॉज। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है देखते हैं। कह रहा है बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है, ए से। ए के बाद क्या आता है, बी। एक बार सी तो नहीं आता ना, एक बार बी ही आता है। तो बी से क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। यानी कि बैरोमीटर ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, और इसमें एक तरह का मरकरी होता है जो इसके अंदर होता है, वही नापता है इसको। कहाँ गया बैरोमीटर, ये रहा। ठीक है, इसी को कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट आता है हमारा क्या नापने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर मेजर द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कह रहा है जो थर्मोमीटर होता है वो किस में नापता है, डिग्री सेल्सियस में। 2 डिग्री होते हैं ना, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है, हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा है। तो सेल्सियस में सारे चीज़ें नापते हैं, मैं जो भी हमने देखा किस में नापते हैं, सेल्सियस में। एक और आता है, दो और बचे हैं। पहला आता है विंड वेन। ये क्या करता है, विंड वेन जो होता है यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को नापने के लिए, मतलब कि किस डायरेक्शन में हवा का बहाव है। ठीक है, इस तरीके से एक ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर एक मुर्गी रहती है और 4 दिशा लगा रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मुर्गा का मुंह जिधर रहेगा उसी डायरेक्शन में हवा चलता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विंड वेन। जिससे इसमें याद हो जाएगा कि देखिए विंड वेन पूछेगा कि हवा को नापने के लिए कौन सा यंत्र लगता है। ठीक है, तो हवा को नापने की, हवा मतलब विंड, इसमें दिया है विंड वेन, बस आपको वेन लगाना है। इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट का नाम जान सकते हैं। फिर आता है एनीमोमीटर। ये क्या करता है, ये स्पीड को नापता है। देखो पहले ही दे दिया मीटर। मीटर यानी कि मीटर कहाँ यूज़ होता है, कहते हैं ना कि इतने मीटर प्रति सेकेंड से लाइट तेज चलता है, इतने मीटर प्रति सेकेंड 100 मीटर की रॉस है। ठीक है,
नहीं होता है स्कूल में गेम होता है कि 100 मीटर आपको दौड़ना है, 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, तो इससे पता चल सकता है क्या करता है, स्पीड नाप रहा है कौन, एनीमोमीटर। क्या करता है, विंड का स्पीड नापता है, और विंड का डायरेक्शन कौन नापता है, विंड वेन। इस तरीके से 4-5 डिवाइस का नाम था जो कि आपको याद करना था। अब आता है बेनिफिट ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे जब वेदर फोरकास्टिंग होता है कि क्या होने वाला है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये आता है कि इट वार्न्स पीपल एंड प्रिपेयर फॉर बैड वेदर, यानी कि मान लो कहीं सुनामी आने वाला हो या फ्लड वगैरह आने वाला हो, जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आ जाती है तो वो सब आने वाला होगा जब, तो मौसम इससे पहले बता देगा कि यहाँ से आप लोग संभल के रहिए, अलर्ट रहिए, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। तो पहला तो यही होगा कि वार्न करता पीपल को, यानी कि लोगों को ये वार्निंग देता है और अलर्टनेस करता है। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड मटेरियल एसेट, यानी कि पहले से खबर कर देता है कि मौसम में बदलाव हो रहा है और हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ज़्यादा तूफान आए, जिसकी वजह से लोगों का जो लाइफ रहता है वो बच जाता है, और उनके जो एसेट रहते हैं, यानी कि जो उनकी चीज़ें रहती हैं घरों में, वो संभाल के वो लोग रख लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि ये मदद करता है लोगों की प्लान एक्टिविटीज़ में एंड इवेंट्स में, यानी कई कबार इवेंट नहीं होता है, जिससे मान लो शादी वगैरह होता है, तो शादी वगैरह कैसे करते हैं लोग, सब देखते हैं कि जो वेदर रहेगा साफ़ रहेगा नहीं रहेगा। जैसे मान लो किसी का मुंडन है, ठीक है, मुंडन का वह मान लो जून जुलाई में है, तो उस डेट को देखेंगे, जिससे मान लो 10 दिन पहले डेट रखा गया है कि इस दिन क्या है, मुंडन होने वाला है, तो जो मतलब मौसम में क्या करेंगे, मौसम में देख के बताएंगे कि इस समय बारिश तो नहीं होगा, इसमें कोई तूफान वगैरह तो नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मुंडन आसानी से हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये मदद करता है प्लानेटरीज में और इवेंट में भी, ताकि इवेंट हो, यानी कि जो फेस्टिवल वगैरह जो भी हम मना रहे हैं वो ख़राब ना हो। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट आल्सो हेल्प फार्मर टू प्लान देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि जो वेदर फोरकास्टिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है कि उनको पानी चलाना है कि नहीं चलाना, पता चले कि देखो फ़ायदा ये है, जो एग्रीकल्चर यानी कि जो किसान वगैरह रहते हैं उनको पंप सेट से पानी चलाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर उनको पता चल जाता है कि इस दिन बारिश आने वाला है, तो वो लोग पानी पंप सेट से नहीं चलाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से उनको क्या होगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और उनका मेहनत भी बच जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे फ़ायदे हैं, तो आपको फ़ायदा याद करना पड़ेगा। ठीक है। याद आने की तरफ समझ गया, बस समझना है आपको। बारिश से मतलब जैसे मौसम का अगर फोरकास्टिंग हो रहा है, यानी कि मौसम का आपको रिपोर्ट मिल गया है आने वाले 4 दिनों का, तो आप जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को उनकी लाइफ बचा सकते हैं, कोई इवेंट हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं। ठीक है। किसानों को बता सकते हैं कि हाँ यहाँ बारिश होने वाली है, आप पंप सेट मत चलाइए, पानी मत चलाइए। ठीक है। तो ये था हमारा वेदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या होता है, देखो वेदर को हम डेली नाप सकते हैं, यानी कि डेली उसको मेजर कर सकते हैं, किसकी वजह से, मेट्रोलॉजिस्ट की वजह से। तो ये कह रहा है मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, यानी कि हम डेली टू डे क्या कर सकते हैं, मौसम को बता सकते हैं कि मौसम क्या होने वाला है। ठीक है। लेकिन क्लाइमेट को नहीं बता सकते। क्लाइमेट को बताने के लिए 25 से 50 साल लग जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है। नहीं कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग एक दिन में नहीं बढ़ता है, 2 दिन में नहीं बढ़ता है, इसको बढ़ने के लिए 20 साल 25 साल लग जाते हैं। तो क्लाइमेट का अगर हमको क्या करना, नापना है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ख़राब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, जिसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व यानी कि देखना पड़ेगा लगभग 25 से 50 सालों तक के बीच में। ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो ये कह रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफरेंस इसका काफ़ी आय हो सकता है कि मौसम वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो जो वेदर होता है डे टू डे हमको नाप सकते हैं, और क्लाइमेट में काफ़ी लंबा समय लगता है, ये लॉन्ग पीरियड टाइम है, जिसमें से 25 से 50 साल लग जाते हैं को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि बता सकते हैं हम कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर कह रहा है कि 25 से 50 साल लग जाते हैं उसको नापने के लिए, यानी कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। लेकिन वेदर क्या होता है, वेदर ऐसा नहीं होता, हम डे टू डे बता सकते हैं कि बारिश आने वाला है, क्या होने वाला है। कह रहा है जो क्लाइमेट है वो हर जगह पे अलग अलग है, जाहिर सी बात है, कश्मीर में क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे हमेशा ठंडा रहेगा, तो उसका क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। लेकिन यहीं जो यूपी बिहार है, इसका क्लाइमेट बदलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी अच्छा रेनफॉल हो जाए, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा। तो इस तरीके से गर्मी और ठंडी आती रहती है। तो क्लाइमेट क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है जो हर जगह पे अलग अलग होता है। अब कहते हैं क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज रहता है, यानी कि जो जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से बढ़ रही है। ठीक है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। कह रहा है द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि देखो जब क्लाइमेट का पढ़ाई करते हैं, यानी कि जलवायु की पढ़ाई करते हैं, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु, यानी कि क्लाइमेट के बारे में जब कोई पढ़ता है हज़ारों सालों तक, उसे क्या कहते हैं, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। देखो अलग अलग पढ़ोगे ना तो आसानी होगा। पैलियो यानी कि पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ना, यानी कि उसके बारे में अध्ययन करना। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैज़ चेंज ओवर द एजेस, कह रहा है कि जो पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो एजेस में चेंज होता है, यानी कि 100 साल में, 50 साल में, हज़ारों साल में हो सकता है चेंज हो रहा हो। ठीक है।
देयर आर सेवरल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, दे आर एज फॉलोज। कह रहा है कुछ ऐसे रीजन्स हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को चेंज करवा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? वही हमको देखना है। ग्लोबल वार्मिंग तो वैसे पेड़ काटने की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ रीजन, ये तो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, यहाँ कुछ हम नया पढ़ेंगे, यानी कि क्लाइमेट और किसकी वजह से चेंज हो रहा है वो देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो रीजन आता है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये क्या है? मैंने पहले एक ट्रिक बताया था कि लैटिट्यूड और क्या होता है, लॉन्गिट्यूड को कैसे याद करेंगे। देखो, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, यानी कि ये जो पार्ट है जो इस तरीके से है वो हॉरिजॉन्टली है, वो क्या है? लैटिट्यूड, यानी कि लेटा हुआ। जितने भी इस तरीके से लाइन है ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो पहला रीज़न है लैटिट्यूड, यानी कि देखो सिंपल सा समझना है। देखिए क्या कह रहा है जो इक्वेटर होगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पे सूरज की रोशनी क्या पड़ेगी? डायरेक्ट हिट करेगी, यानी कि सूरज की रोशनी क्या पड़ेगी? डायरेक्ट आएगी यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से इस जोन में, यानी कि टॉरिड जोन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी भाई, जाहिर सी बात है, जहाँ पर धूप की रोशनी आ रही है वहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से बारिश भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि इस एरिया में जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो भी देश होंगे या जो भी जगह होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी हो रहा होगा और सबसे ज़्यादा बारिश भी हो रहेगी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो इक्वेटर होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी गिर रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मौसम क्या होगा? एरिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा वार्म होगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पोल्स पे जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल पे जाएंगे या साउथ पोल पे जाएंगे, तो वहाँ का जो होगा सनरे क्या होगा? यानी कि जो सूरज की रोशनी होगी वो फ्लैट करके जाएगी, यानी कि डायरेक्ट हिट नहीं करेगी उसको। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी कहाँ पर डायरेक्ट गिर रही है? इस जगह पे, यानी कि इक्वेटर पे। लेकिन जब पोल पे हम जा रहे हैं तो वहाँ की जो रोशनी है मुड़ जा रही है, यानी कि गिरते गिरते जा रही है, वहाँ पर पहुँच रही है। जिसकी वजह से क्या होता है? जो पोल्स होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ, ठीक है, लेकिन इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जो ठंडा होगा वहाँ पर बारिश तो होगी नहीं। तो यही कह रहा है कि एक तरह से रीज़न है लैटिट्यूड का होना। लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है? पोल में ठंडा रहता है और बीच वाले पार्ट में गर्म रहता है। इसलिए जो यहाँ पर रहते हैं, नॉर्थ पोल पे रहते हैं, साउथ पोल पे रहते हैं, यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज काफ़ी लंबे समय में होता है, यानी कि 50 या 1000 सालों में या 100 सालों में। तो पहला रीजन क्या है? लैटिट्यूड, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा? गिरता चला जाएगा, यानी कि ठंडा होता चला जाएगा। और जैसे टेम्परेचर की ओर आएंगे, यानी कि इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो इक्वेटर पे क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगा। तो हमारा जो भारत है वो आधा हिस्सा इक्वेटर पे और आधा हिस्सा नॉर्थ की तरफ है, तो इसलिए जो नॉर्थ में, यानी कि जो कश्मीर वगैरह है वहाँ पर ठंड रहती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला लैटिट्यूड, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, जो इक्वेटर रहता है ना, ये जो लाइन है सीधा वाला, इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि 2 हिस्सों में बांट देता है। अगर यहाँ से हम काटें तो पृथ्वी इक्वल हिस्सा में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आधा और ये आधा। तो इक्वेटर बीच वाला रीजन होता है, यानी कि इक्वी वाला, यानी कि बीच वाला, ठीक है। कह रहा जो हमारा पृथ्वी है ना वो कुछ हिस्सों में डिवाइड है, जैसे कि कह रहा कुछ जोन है जो डिवाइडेड है। कह रहा 3 क्लाइमेटिक जोन है। जोन यानी कि इस तरह से जगह है हमारी पृथ्वी, जैसे दिखा है ना, टॉर्ड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रीज जोन। ये क्या होता है इसको थोड़ा देखना है। हो सकता है एग्जाम में आए कि जो 3 जोन्स हैं 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर में, यानी 1 नंबर का टॉर्ड जोन होगा और 1 नंबर का आपका क्या होगा? फ्रीज जोन होगा और 1 नंबर का टेम्परेचर जोन होगा। तो 1 नंबर में डिफाइन करना रहेगा, तो ध्यान से बस समझिएगा। देखिए जो टॉरिड जोन होता है ना वो क्या, कौन सा जोन होता है? जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट हीट करती है। तो क्या लिखेंगे आप एग्जाम में? टॉरिड जोन इज अ प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर सन रेज हीट डायरेक्टली ऑन द अर्थ, यानी कि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पूरा सालों साल यहाँ पे क्या रहता है? गर्म ही रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। अब आता है हमारा फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्या होता है? तो फ्रीज जोन में क्या होता है? ये मतलब सबसे, देखो इसके नाम में भी फ्रीज है, फ्रीज यानी कि ठंडा। फ्रीज होता है ना, खोलते हैं ठंडा रहता है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर मान लो नहीं याद आएगा तो इस तरीके से। टॉरिड यानी कि टॉरिड, यानी कि जहाँ पर काफ़ी हाई मात्रा में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई, यानी कि गर्मी है। फ्रीज यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है फ्रीज जोन, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की धूप की रोशनी जो होती है फ्लैट होकर जाती है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं हीट करती है। तो यहाँ पर सालों साल क्या होते हैं? बर्फ़ पे गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। तीसरा आता है हमारा टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन क्या करता है? इस जोन में देखो ये बीच में आता है, यानी कि फ्रीज जोन के और टॉर्ड जोन के बीच में आता है। तो यहाँ पर ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये बीच वाला मौसम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रास लैंड और कुछ पेड़ होते हैं। सबसे मस्त मौसम यही है, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर जोन है, यानी कि नॉर्थ टेम्परेचर जोन और साउथ टेम्परेचर जोन। यहाँ पे क्या है? ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ जो लोग होते होंगे आराम से मौज करते होंगे, ठीक है, ना गर्मी ना ठंडी, आराम से रहते होंगे। तो
फिर कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इसके कैसे चेंज होता है देखते हैं। देखो जो एरिया समुद्र के पास रहते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ऐसे ही तो रहता है हमारा भारत, चल यार ऐसे ही तो रहता है, ऊपर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये पूरा क्या है समुद्र से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये पूरा वेस्ट वाला, और ये वाला पूरा जो ईस्ट वाला होगा, यहाँ पे जो जगह होंगे जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई होगी, गुजरात हो गया, ठीक है, क्या समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सालों साल क्या होगा, टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो समुद्र की हवा आ रही होंगी वो ठंडा ठंडा आती हैं, ठीक है। तो पूरा साल ना ही ज़्यादा गर्म होता होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होता होगा। तो यही कह रहा है कि जो ये भी इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, क्योंकि जो एरिया समुद्र के पास होते हैं यानी कि क्लोज होते हैं समुद्र के, जैसे कि कोस्टल एरिया हो, कोस्टल यानी कि समुद्र का किनारा, वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्मी रहता है ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है पूरे साल, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस एरिया से दूर जाएंगे, यानी कि समुद्र के एरिया से, जैसे मुंबई से तब दूर जाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ आएंगे, जैसे क्या है महाराष्ट्र की तरफ यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ, तो हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि वेरिएशन, ड्रास्टिक वेरिएशन चेंज हो रहा है, यानी कि वहाँ पर गर्मी भी आ रही है और ठंडी भी आ रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाता है समुद्र से, यानी कि पहला तो हो गया लैटिट्यूड, ठीक है, और दूसरा हो गया समुद्र, यानी कि जो समुद्र किनारे रहते हैं उनको ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं होता है, ना ही ठंड लगती है, तो बीच वाला मौसम होता है, आराम से चिल करते हैं ये भी लोग, यानी कि किस तरह के हो गए, साउथ टेम्परेचर जोन वाले हो गए ये भी लोग, ठीक है, ना ही ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे समुद्र से तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज होता है, जिसकी वजह से कोल्ड भी होता है और विंटर भी सीजन आ जाता है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र की दूरी, जितने समुद्र के पास रहेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, यानी कि बीच वाला रहेगा, जितने दूर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बदलता जाएगा। तीसरा फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी कि इसके वजह से भी हमारे क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। जैसे कि देखो कुछ एरिया में क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि बंगाल वेस्ट बंगाल में एक जगह है मेघालय करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, मेघालय, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, सालों साल ठंडा होता होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन बारिश की वजह से ठंडा आ जाती है ना, उसी तरीके से कह रहा है। वैसे ही ह्यूमिडिटी यानी कि उमस जो गर्मी वगैरह में जून वगैरह में होता है, और रेनफॉल बारिश, इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कहाँ पे, क्लाइमेट पे। देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी सालों साल, यानी कि हज़ारों साल ऐसे चलता रहेगा, तो अगर वहाँ का जो एरिया होगा काफ़ी ज़्यादा फल फूल जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह उग जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जंगल उग जाएंगे। तो क्या होगा, पृथ्वी के एक तरह से फ़ायदा हुआ, मतलब ग्लोबल वार्मिंग वहाँ का घट जाएगा। लेकिन जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी यानी कि उमस होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा असर डालता है किस पे, हमारे क्लाइमेट के, यानी कि जलवायु पे। तो वही कह रहा है कि जब जैसे मेघालय आप जब जाएंगे ना, तब देखेंगे बहुत ज़्यादा पेड़ है, यानी कि वहाँ का जो ग्लोबल वार्मिंग है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ वगैरह अच्छे से फल फूल पाते हैं। तो वही कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये भी इफेक्ट डालते हैं किस पे, क्लाइमेट पे। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट आता है या फैक्टर आता है एल्टीट्यूड हाइट अबव द सी लेवल। ये क्या होता है, तो ये तीसरा वाला क्या कह रहा है कि जैसे से हम ऊपर जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के स्पेस की तरफ, मान लेते हैं पृथ्वी का हमारा सरफेस है, क्या है, पृथ्वी का सरफेस है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे हम स्पेस की तरफ, तो ठंड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, सबको पता है क्यों। देखो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पहाड़ का, जो पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं, तो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग, तो क्या होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऊपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता है, इसलिए सिलेंडर लग जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब ऊपर हम माउंटेन्स की तरफ चढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो पाती है, यानी कि ज़्यादा बारिश हो पाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो बारिश तो होगी, किसकी बारिश होती है, बर्फ़ की बारिश होती है। कह रहा है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पेड़ को लोग काट देते हैं, ठीक है, पूरा जंगल क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा जंगल ही काट देते हैं, और पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और क्लाइमेट चेंज में काफ़ी असर डालता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसमें क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रतिदिन, इसकी वजह से, किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और पेड़ के काटने की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है बढ़ाने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इस कटिंग को रोकना पड़ेगा, और इस पॉल्यूशन को भी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो ये हमारा आखिरी फैक्टर था। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, यानी कि जलवायु और एडाप्टेशन। एडाप्टेशन यानी कि एक तरह का लाइफ जिसमें क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है, बस जाते हैं उस मौसम के हिसाब से, क्योंकि उनका मौसम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता रहता है। जैसे मान लेते हैं जो यूपी बिहार में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, मान लें 50 साल की बात करते हैं, यानी कि 50 साल फ्यूचर में की बात करते हैं, जब वहाँ पे लोग होंगे जो यूपी बिहार में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, ठीक है, 50 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात।
तो ये लोग क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ के कहाँ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी कश्मीर की तरफ जाएंगे। कश्मीर में ठंड पड़ेगा तो ये लोग वहीं पर बस जाएंगे। तो उसी को कहते हैं हम क्या, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन हम देखेंगे जानवरों में भी, पक्षियों में भी और इंसानों में भी, ठीक है। तो वही कह रहा, पहला देखते हैं। इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि जो हम लोग क्या रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, हम भी एक तरह के एनिमल्स हैं, यानी कि इंसान जो है एक तरह के एनिमल्स हैं। जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेट जोन पे रहते हैं, यानी कुछ लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं, कुछ लोग गर्मी जगह पे रहते हैं, कुछ लोग पानी में रहते हैं। तो अपने हिसाब से ढल चुके हैं, मतलब उसी मौसम के हिसाब से ढल चुके हैं। जैसे ये पोलर बियर है, अगर ठंडी जगह में रहता है, ठीक है, अगर इसको गर्मी जगह में लाया जाए, यानी कि अफ्रीका में वगैरह में लाया जाए या इंडिया में के बीच वाले एरिया में लगाया जहाँ पर गर्मी होती है, तो ये भालू जी नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, 10-15 दिन के बाद ये क्या होगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एडेप्टेशन है वो ठंड वाला है, ठीक है। इस तरीके से कह रहा वही पढ़ना है। तो पहला एडेप्टेशन पढ़ते हैं पोलर रीजन में, यानी कि ठंडी जगहों पर क्या क्या होता है। देखो वहाँ ये बात कर रहा है पोल की, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, जहाँ पर फ्रीज जोन नहीं था। अभी मैंने दिखाया है कि पृथ्वी पे 2 जोन होता है, यानी कि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो पोल की बात कर रहा है, तो वहीं पर जहाँ 6 महीना रात होती है, 6 महीना दिन होता है। तो जब रात होता है तो वहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री पहुँच जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इंसान भी वहाँ जाके जम जाएगा अगर नंगा गया तो। फिर आता है कह रहा है जब 6 महीना धूप होती है, तब भी धूप होने के बावजूद वहाँ की जो टेम्परेचर रहता है कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है, जहाँ पर पानी कन्वर्ट होने लगता है किसमें, बर्फ़ में। वही कह रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं और इन जगह पे कुछ अलग अलग जानवर रहते हैं, ठीक है। वो जानवर उसी मौसम में ढल चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे पोलर बियर है वो वहीं पर आता है, लेकिन उसको अगर यहाँ से लाया जाए तो मर जाएगा। तो वही कह रहा है कि 6 महीना दिन होते हैं, जब दिन रहता है तो वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, जब रात होती है तो वहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री होता है। कह रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इन जगहों पे उगते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो इन जगह पे रहते हैं इन्हीं टेम्परेचर में, यानी कि इसी हार्ड कंडीशन में, क्योंकि वो वहीं के लिए बन गए हैं, ठीक है। कह रहा है कुछ एनिमल्स जो पाए जाते हैं इन जगहों पे, जैसा कह रहा है पोलर बियर, यानी कि पोल्स का भालू। मेनी बर्ड्स, कई सारी पंछियाँ पाई जाती हैं जो उन जगहों पे रहती है ठंडी जगहों पे, लेकिन अगर उनको यहाँ ला जाए तो मर जाएंगी। फिर है रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल, इस तरह का वेल, मतलब कई तरह के भालू होते हैं। एक तरह का भालू होता नहीं है, कई तरह के वेल होते हैं, कई तरह की पक्षियाँ होती हैं। तो कुछ जानवर और कुछ पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं जो उन्हीं जगह पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। ये क्या है, सब पोलर रीजन में आता है, यानी कि नॉर्थ पार्ट पे आता है। स्वीडन में एक जगह है, यानी कि एक फॉरेन कंट्री है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर ग्रीनलैंड है ऐसा ही, फिर ऐसा ही आयरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, अलास्का है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर आप लोग सुना होगा साइबेरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर रसिया जो अभी हमारे नॉर्थ के ऊपर वाले पार्ट में, यानी कश्मीर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। सोचो जब कश्मीर में इतनी ठंडी है तो रसिया में कितनी ठंडी होगा। तो कुछ जानवर होते हैं जो इन जगह पे रहते हैं, यानी कुछ पक्षियाँ होती हैं जो इन जगह पे रहती हैं, जैसे कि पेंगुइन वगैरह कहाँ रहती हैं, ठंडी जगह पे रहती हैं। तो उनको जब यहाँ पर लाया जाएगा तो वो मर जाएंगी, तो उनको ठंडी जगह ही पसंद है, ठीक है। तो वही हमको पढ़ना है। तो पहला एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं हमारा बियर का। ये क्या करता है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो भालू होता है ना, उस भालू के पास काफ़ी मोटा एक कोट होता है। कोट यानी कि एक चद्दर होता है, जैसे ऊपर वाला पार्ट नहीं है, इसी को कह रहा है बहुत बड़ा मोटा होता है, मतलब उसको ठंड से बचाता है वो मोटा फर। उसका क्या बोलते हैं, वाइट फर, सफ़ेद कलर का फर होता है, नहीं दिख रहा है वाइट, इसी को वाइट फर बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको हेल्प करता है ठंडी से बचाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमफ्लेगिंग कहते हैं। पूछे कॉमफ्लेगिंग क्या होता है, 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है, कि कॉमफ्लेगिंग क्या है। तो कॉमफ्लेगिंग इस तरह से एडेप्टेशन है जो कि भालू में पाया जाता है, यानी कि पोलर बियर्स में पाया जाता है, ठीक है। ये असल में होता क्या है, ये क्या करता है, जानवरों को बचाता है उसके प्रीडेटर से, यानी कि शिकारियों से बचाता है। कि ये जो फर रहता है इसके ऊपर जो वाइट वाला पार्ट है, ये करता है काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है भालू के लिए। जैसे मान लो कोई शिकारी है, इसके ऊपर अगर हमला करे तो हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मोटा चमड़े है उसका काफ़ी ज़्यादा मोटा रहता है, जो ठंड से भी बचाता है और शिकारियों से भी बचाता है। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है जो लेयर रहते हैं पोलर बियर के, ये ठंडे मौसम में क्या होते हैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। द टू थिक लेयर ऑफ फर कीप द पोलर बीन वार्म, यानी कि इसको गर्म रखता है। कौन है, ऊपर वाला फर जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये इसको ठंडा रखता है। फिर कह रहा है कि अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ब्लबर एक्ट एज अ इंसुलेशन द कीप द बॉडी वार्म। कह रहा है कि जो उसके अंदर फैट रहता है, यानी कि मुझे मोटापा रहता है, भाई काफ़ी हैवी दिख रहा है ना, तो हैवी क्यों दिख रहा है कि उसके अंदर फैट है, यानी कि मोटापा है, जिसकी वजह से उसको गर्म रखता है। तो गर्म कौन कौन रखता है, इसका चमड़ा भी और इसका मोटापा भी, यानी कि इसका फैट भी क्या रहता है, इसको गर्म रखता है पूरे बॉडी को। चौथा पार्ट आता है, इसके पास काफ़ी बेहतरीन मात्रा में स्मेलिंग पावर होता है, यानी कि दूर से ही सूंघ सकता है कि 100 मीटर आगे या 200 मीटर आगे कौन सा जानवर है या कौन सा शिकारी है जो मेरे लिए अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो ये इसका स्मेलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि एक्सीलेंट मात्रा में होता है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर 200 मीटर कोई जानवर इसके
दूर रहेगा तब भी ये जान जाएगा कि हाँ वो जानवर हमारे लिए खतरा है कि हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। इस तरीके से ये लोग शिकार करते हैं। तो इसका स्मेलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर आता है पचवा, जिसके पचवा कह रहा है जिसके पाँव रहते हैं ना वो बर्फ़ पे ऐसे पड़ते हैं, जिसके इसका पाँव क्या होता है, धंसता नहीं है। इसका पाँव ऐसे नहीं रहता है कांटे की तरह, ऐसे रहता है, ठीक है। जब बर्फ़ गिरते हैं तो बर्फ़ धंसता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से चल पाते हैं बर्फ़ में। नेक्स्ट कह रहा है जिसको जो कान होते हैं ना, ईयर होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे क्या होते हैं, क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जो छोटे छोटे कान हैं इसके, ये इसके हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, इसके हीट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। यानी कि इसके जो अंदर जो हीट है बॉडी के अंदर, जो कि फर और फ्लैट यानी कि इसका जो फैट है दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट को बाहर न जा सके, इसकी वजह से कान छोटा बनाया गया है। किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। लास्ट पार्ट है, कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट वाला है, कह रहा है कि जो फीमेल बियर होती हैं, ठीक है, फीमेल बियर यानी कि मादा जो भी बियर होती हैं, मादा उसे कहते हैं फीमेल को हिंदी में। जो मादा भालू होती हैं वो क्या करती हैं, एक लंबे स्लीप में चल जाती हैं, यानी कि लंबे समय तक सोते रहती हैं वो, यानी कि लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लोग सोते रहती हैं। अब सोच रहे होगा कि जब से 4 महीने जब सोती हैं तो वो खाना कैसे मिलता है, खाना उनका फैट से मिलता है, यानी कि जो फैट उनका रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से वो खाना धीरे धीरे पचता रहता है उनके पेट में। उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। और ये कौन करता है, बस फीमेल बियर करती हैं। जो हाई वाले बियर होते हैं, ये कौन, मेन वाले बियर होते हैं, जो मतलब कि जो पुरुष वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना खाना ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो क्या होती है, हाइबरनेशन में चली जाती है, और उसी हाइबरनेशन में वो लोग खाना अपने पेट को पचाती रहती हैं और बच्चों को भी क्या करती हैं, जन्म देती हैं। इस तरीके से इनका एक फेमस क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, किसका, इन पोलर बियर्स का। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो फीमेल वाली होती है हाइबरनेशन में चली जाती हैं और उनका फैट धीरे धीरे पचता रहता है खाने के तौर पर, और वो उसी में एक बच्चे को भी पैदा कर देती हैं, ठीक है। अब आता है एडॉप्टेशन इन पेंगुइन। तो पेंगुइन का पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है पेंगुइन के पास फीदर होते हैं। फीदर यानी कि पंख होती हैं, इस तरीके से नहीं है किनारे किनारे पंख है। तो कह रहा है जो पेंगुइन्स होती हैं उनके पास फर होता है सफ़ेद कलर का। किस पे होता है, बेली पे, यानी कि उनके हाथ पे। जैसे हमारा जब हाथ है उनकी जगह पर क्या रहता है, उनके जगह पे, जैसे जो हमारा जिस जगह पे हाथ है उस जगह पे क्या रहता है, पंख रहता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करती हैं, पानी में अच्छे से तैर पाती हैं। इन्हों भी एक क्या करते हैं, कैमोफ्लॉगिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है इनके अंदर भी क्या रहता है, एक मोटा फैट रहता है, यानी कि एक मोटा चमड़ा रहता है, जिसकी वजह से इनको खाना के लिए मतलब ठंड से बचाता है वो फैट। देखो जितने भी जानवर होते हैं ना कोल्ड वेदर में, यानी इन जगहों पे, उनके अंदर फैट होता ही होता है। उस फैट क्या करता है, उनको गर्माहट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने देखा, किस में देखा, बियर में देखा, वैसे ही इनके अंदर भी होता है। यानी कि पेंगुइन के अंदर भी एक तरह का फैट होता है, मोटी मोटी होती हैं। तो क्या करता है वो फैट, इनको बचाता है एक्सट्रीम कोल्ड से, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है, इनको गर्म प्रोवाइड करवाता है, यानी गर्मी देता है। नेक्स्ट पॉइंट का है, जिसको जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन यानी कि इस तरीके से बॉडी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको पानी में काफ़ी ज़्यादा तैरना आसान होता है। ये उड़ नहीं पाते हैं, ये ऐसे पक्षी हैं, ये बर्ड्स हैं, ठीक है, पेंगुइन बर्ड्स में आते हैं, लेकिन ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पाती हैं। इनके ये मतलब अगर उड़ना चाहिए तो नहीं उड़ पाती हैं। तो इनके पास क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी तो होती है, मतलब जितने भी बर्ड्स होते हैं ना सबके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लेकिन इनके पास बॉडी होने के बावजूद ये उड़ नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका अपन काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। ये जो फीचर है इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी और फीट वगैरह, ये काफ़ी अच्छा स्विमर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तैराक है। समुद्रों में काफ़ी तेज़ी से तैर सकती हैं, ठीक है। जब इनका शिकारी इनको शिकार करने के लिए आता है तो ये लोग क्या करती हैं, समुद्र में चली आती हैं और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा स्विमर है, यानी काफ़ी अच्छे तैराक हैं। दे हैव अ स्मॉल ईयर टू कंजर्व हीट बॉडी। इनके पास भी छोटे छोटे कान होते हैं भालू की तरह, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी को बाहर जाने नहीं देते हैं और बॉडी के अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। देखो जो लास्ट पॉइंट एक खासियत है हमेशा हर एडाप्टेशन में, कह रहा है जो पेंगुइन होती है ना वो हमेशा ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। ग्रुप यानी कि मतलब जैसे 1000-2000 पेंगुइन होंगी या 500-200 पेंगुइन होंगी जो ग्रुप में रहेंगी। कोई भी पेंगुइन अकेले नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इनका यही ताकत है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप में एक साथ रहते हैं और खुद को एक दूसरे को वार्म करते रहते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप एक दूसरे के पास जाएंगे तो आपका बॉडी का हीट और दूसरे बॉडी का हीट आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये लोग उसी का यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में हम टाइटली क्लोज रहते हैं, यानी कि सटे हुए रहते हैं हम अच्छी तरह से। जैसे मान लें 5 पेंगुइन हैं, जो मेरे फिंगर्स हैं वो पेंगुइन है और ये भी पेंगुइन है, तो आपस में ऐसे सटे हुए रहते हैं कस के, ताकि इसका हीट इसमें ट्रांसफर हो सके और इसका हीट इसमें ट्रांसफर हो सके और वो ठंड से बची रहे। इस तरीके से वो क्या करती हैं, बच्चे को भी ऐसे रखती हैं और अपने भी ऐसे रखती हैं। तो था पेंगुइन। अब आता है अगला ट्रेडिशन बर्ड्स में, यानी कि चिड़ियों में। जो पोलर बर्ड्स होती हैं, यानी कि जो चिड़िया होती हैं, ये क्या होता है, कह रहा है कि ये भी एक तरह से बर्फ़ में रहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, माइग्रेट करती हैं। देखो माइग्रेट यानी कि माइग्रेशन अक्सर में होता क्या है, देखो जहाँ पे रहती है ना, जब ठंड रहता है तो वहीं रहती हैं, लेकिन जब विंटर सीजन आता है
यानी कि समर सीजन जब आता है, ठीक है, तो क्या करती है, उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर चली जाती हैं, ठीक है, जैसे भारत में चली जाती हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स हो गई, साइबेरियन बर्ड्स कहलाते हैं, ये वाली चिड़ियाँ होती हैं। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहीं पर रहती हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ने लगती है तो उन जगह को छोड़ के हमारे भारत में आ जाती हैं रहने के लिए। राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है भारतपुर करके, तो वहाँ पे ठंड पड़ने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आकर रहती हैं। इलाहाबाद में भी आती हैं, संगम नगरी पे, जहाँ संगम होता है, ठीक है। तो और कहाँ आती हैं, हरियाणा में आती हैं ये लोग, ठीक है। इस तरीके से ये लोग माइग्रेट करती हैं। कौन? साइबेरियन क्रेन। तो अब सिंपल सा बात लिखेंगे, जो साइबेरियन क्रेन होती हैं वो माइग्रेशन बर्ड होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती हैं ठंड के मौसम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ठंड में ही रह सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कह रहा है कि एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है आर्कटिक टर्न। क्या नाम है? आर्कटिक, इन्हीं को कहा गया आर्कटिक टर्न। ध्यान से देख लीजिए, जो चिड़िया है ना, ये बहुत बड़ा कांड करती हैं। देखिए क्या कांड करती है। कह रहा है कि ये ट्रेवल्स करती हैं लगभग 35,200 किलोमीटर एक साल में। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो ये लोग 365 दिन क्या करती हैं? घूमती रहती हैं, और ये घूमते घूमते लगभग 35,000 किलोमीटर लगभग ये लोग ट्रैवल करती हैं। कौन है? आर्कटिक टर्न। तो वन वर्ड में आपके आ सकता है 100% की कौन सी बर्ड्स हैं जो साल भर मूव करते रहती है, यानी कि माइग्रेट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और कितने किलोमीटर तक चलती हैं? 35,200 किलोमीटर तक पूरे साल में, ठीक है। जो कि आर्कटिक टुंड्रा एक जगह है, यहाँ से जाती हैं और अंटार्कटिका में जाती हैं ठंडी के मौसम में। तो ये लोग आर्कटिक जो टर्न होती हैं बहुत बड़ा काम करती हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो कि 35,000 किलोमीटर चलती यानी कि उड़ती हैं, ठीक है, पूरे साल, ठीक है। ये था हमारा रिलेशन बियर्स में, पेंगुइन और बर्ड्स में। अगला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगलों में जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो ट्रॉपिकल हमारा है ये कहाँ पर पाया जाता है? इक्वेटर पे। अभी मैंने देखा है ना, इक्वेटर ऐसा पार्ट रहता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धूप होता है वो डायरेक्ट हीट करता है, यानी जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट पड़ती है। देखो, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट हीट करेगी इस इक्वेटर पे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म होगा इस इक्वेटर पे। तो वही कह रहा है कि ऐसा जगह होता है इक्वेटर पे इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे कि भारत में इक्वेटर आता है, कोई किस जगह पे इक्वेटर आता है? घाट असम में, ठीक है, या सेंट्रल अफ्रीका में आता है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में आता है, एशिया में आता है। इन जगहों पे इक्वेटर यानी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि इन जगहों पे कर जो पार्ट है हमारा अर्थ का, ठीक है, इन जगहों पे ये आता है। सिंपल सी बात है। जो इक्वेटर मैंने अभी दिखाया है कुछ देर पहले दिखाना, बीच वाली लाइन थी, तो बीच वाली लाइन इन देशों में आती है, जिसकी वजह से इन देशों में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, और जिसका टेम्परेचर गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब तो 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और विंटर सीजन में क्या होता है? 15 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि 15 डिग्री के नीचे नहीं जाता, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होता है पूरे साल। किन किन जगहों पे? इन जगहों पे, इन यानी कि सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, एशिया और इंडिया में, जैसे असम और घाट हो गए, ठीक है। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की क्योंकि ये इक्वेटर एरिया पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराता है। कह रहा है कौन कौन से एनिमल होते हैं जो इन जगहों पे पाए जाते हैं? तो वो होते हैं एप्स, यानी कि तरह बंदर, ठीक है, गोरिल्ला, मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, ये सारे एनिमल्स हैं जो इन जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से पहले देखते हैं क्या है? आर्बोरियल हैबिटेट। ये क्या होते हैं? कह रहा है ये जो एनिमल्स होते हैं आर्बोरियल वाले, ये क्या होते हैं? पेड़ों पर रहते हैं ज़्यादातर, यानी कि मेनी एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट आर एबल टू लिव्स ऑन ट्रीज, यानी कि ये लोग पेड़ों पर रहते हैं। क्यों पेड़ों पर रहते हैं? क्योंकि इन लोगों को जैसे ये जानवर कौन कौन से एब्रोवियल जानवर, ये कौन कौन से होते हैं? मंकीज वगैरह। पहले इसको हम देख लेते हैं क्या करते हैं। देखिए, पहले तो ये पेड़ पे रहते हैं, ठीक है, और कहाँ पर रहते हैं? इक्वेटर एरिया पे, ठीक है। पेड़ पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको वहाँ पर काफ़ी मात्रा में फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि खाना भी मिल जाता है पेड़ों पे, ठीक है, जैसे आम वगैरह होते हैं, फल फूल वगैरह वहीं पर मिल जाते हैं। शेल्टर यानी कि उनका रहने की जगह भी मिल जाती है पेड़ों पर, और उनको एक तरह से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है जानवरों से, यानी दूसरे जानवर जब उनका शिकार करते हैं वो लोग पेड़ों पे रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पे क्या ना वो शिकार ऊपर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या पता अच्छी मात्रा में प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसलिए वो लोग क्या रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। जैसे कि मंकी वगैरह क्या रहते हैं? जो बंदर रहते हैं पेड़ों पे तो रहते हैं, उनका फ्लेक्सिबल टेल होता है ब्रांचेस पे। दे यूज़ देयर हैंड एंड फीट ग्रैस्प देयर ब्रांचिंग, यानी कि वो खाने के लिए, कूदने के लिए क्या करते हैं? अपने पैरों का और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे जानवर हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, इनका क्या नाम है? आर्बोरियल हैबिटेट, यानी कि आर्बोरियल हैबिटेट ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर उनका क्या मिलता है? खाना मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जैसे कि बंदर, ठीक है। एक मेढक है जिसका नाम है क्या? रेड आई फ्रॉग। ये भी कहाँ रहता है? पेड़ों के पौधे पे, यानी कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उन्हीं पे रहता है, ठीक है। ये एक तरह का फ्रॉग है, मेढक है, जिसका आँखें लाल रहती हैं।
तो ये भी कह रहा है कि ये ट्री पे रहती है, ठीक है, जो कि इसका पैर जो होता है काफ़ी ज़्यादा चपटा होता है, यानी कि पत्तों पे काफ़ी ज़्यादा चपट जाता है, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये था कैमोफ्लॉगिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कैमोफ्लॉगिंग। ये क्या होते हैं, देखो जो कैमोफ्लॉगिंग होते हैं ना, इनकी जो चमड़ी रहती है वो मोटी रहती है, ठीक है, यानी कि मोटी चमड़ी वाले रहते हैं, और इनका जो स्किन आता है वो चेंजेस करता रहता है। जैसे नहीं होता है चमेलियन होते हैं, इस तरह के मेढक होते हैं, वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो हरा में गए तो हरा कलर का कर देंगे, ठीक है, ग्रीन में गए तो ग्रीन कलर का कर लेंगे। तो कई कह रहा है कि इनके जो चमड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, और ये अपने बॉडी की स्किन को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से। यानी कि जिस सराउंडिंग में जाएंगे, यानी कि जिस जगह में जाएंगे या जिस पेड़ों पे जाएंगे उसी तरह के ये हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, किससे, प्रीडेटर से, यानी अपने शिकारी से, ताकि इनका शिकार ना हो सके, ठीक है। जैसे कि स्टिक हो गया, ठीक है, स्टिक इसको कहते हैं। इस तरीके से जानवर होते हैं, मतलब जानवर नहीं, एक तरह सा इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चमेलियन है। तो इस तरह का मेढक जो होता है क्या करता है, कैमोफ्लॉग होता है। कैमोफ्लॉग यानी कि कैमोफ्लॉग ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका चमड़ा क्या होता है, मोटा होता है, और अपना कलर चेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। इनको क्या कहेंगे, कैमोफ्लॉगिंग, यानी कि कलर को चेंज करने वाले जानवर, ठीक है, जैसे कि कैमियोन और स्टिक इंसेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फीडिंग हैबिटेट। ये किस तरह के जानवर है। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट आता है, ठीक है, कह रहा है ये ऐसे जानवर होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं, ठीक है, इनका सब कुछ खाना ही होता है, ठीक है। तो सेवर कॉम्पिटिशन करते रहते हैं फूड में, यानी खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं। ये अपने जो खाने को क्या करता है, ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, पेड़ों से। जैसे कि एक टुक्कन बर्ड है, इस तरीके से पक्षी होती है, इनके लंबे लंबे क्या होते हैं, ब्रीक रहते हैं। ब्रीक यानी कि इनके लंबे लंबे ठोड़े रहते हैं, क्या ठोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोड़, या हिंदी या अंग्रेजी में बोले तो ब्रीक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बीक, बीक यानी कि ठोड़। ये जो ये क्या करते हैं, ठोड़ इसके मदद करती हैं फ्रूट्स को खाने के लिए, ठीक है। तो मतलब दिन भर खाते ही रहते हैं। कौन, फीडिंग हैबिटेट, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, फीडिंग। फीडिंग यानी कि खाते रहते हैं। कौन, जैसे कि टोकन बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। कह रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जैसे कि टाइगर, ठीक है, लियोपार्ड, जैगुआर, ये सारे क्या है, बाघ, एक तरह से चीता है, बाघ वगैरह हैं, जो काफ़ी ज़्यादा शार्प आई साइट होते हैं, इनकी जो आंखें होती हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से शिकारी को क्या कर सकते हैं, पकड़ के उनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये लोग होते हैं टाइगर, लियोपार्ड। ये कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर की जगह पाए जाते हैं। कह रहा है कि अदर, नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इनके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं अब उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहला आता है द लायन टेल्ड मैकॉक, जिसे कहते हैं बियर्ड ऐप। तो ये क्या होता है, कहाँ रहते हैं, भारत के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न वाले घाट में, यानी कि इंडिया है अगर, ठीक है, ये साउथ वाला पार्ट है, तो वेस्ट वाले जगहों पे पाए जाते हैं। कौन, लायन टेल्ड मैक्यू, एक तरह से बंदर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। भाई बंदर तो पेड़ों पे ही रहेंगे, ठीक है। और ये क्या खाते पीते हैं, फ्रूट्स वाला, जो पेड़ों पे होते हैं, सीड्स खाते हैं, ठीक है, जो नए नए पत्ते होते हैं उनको खाते हैं, स्टीम खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लाइंबर होते हैं। भाई बंदर तो क्लाइंबर तो होंगे ही, कूदे फांदेंगे ही, तो बस यही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिफेंट। ये एलिफेंट जो क्या है, बड़े बड़े जानवर होते हैं। एलिफेंट को आप लोग देखे ही होंगे, जैसे कि ये हो गया, इसी को कहते हैं बियर्ड ऐप। इसी को कहते हैं क्या, बियर्ड ऐप, जो अभी हमने पढ़ा, ये वाले यही होते हैं, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है पेड़ों पर कूदने के लिए। नेक्स्ट आता है एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है, कह रहा है कि उस जंगल का सबसे बड़ा जानवर ये हाथी होता है, जो बड़े बड़े इसके सूंड होते हैं, यानी कि टस्क होते हैं, जो टस्क रहता है बड़े, काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इधर से उधर घूमता रहता है ह्यूमन क्लाइमेट की तरफ में, और ये अपने खाने को भी, खाने की मतलब खाने की जगह पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन बस आपको जानना था। तो पहला एलिफेंट है और दूसरा क्या है, बियर्ड ऐप, यानी किस तरीके से होते हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं। फिर कहता है एडोप्टेशन इन एनिमल डिजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तानों में रहते हैं, जैसे कि हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है डिजर्ट एनिमल्स, जैसे कि कंगारू या कैमल्स, जो ऊँट वगैरह हो गए, रैट्स हो गए, कोयोटोज हो गए, ठीक है, रैबिट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, क्वेरल हो गए। ये सब जानवर कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानों के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं वाटर को कंजर्व करते हैं, यानी कि पानी को बचाए रखते हैं जानबूझ के, ताकि भाई दो रेगिस्तान में तो पानी मिलता नहीं है, जो बारिश वगैरह होती है कभी काल, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं अपने अंदर, ये खर्च नहीं होने देते हैं, ठीक है। ऐसे जानवर कौन कौन से होते हैं, कैमल्स होते हैं, कंगारू होते हैं, रैट्स होते हैं, स्नेक हो गए, ठीक है, स्क्वायरल हो गए, ठीक है। ये सारे एनिमल्स इन जगहों पे पाए जाते हैं। और इनका स्किन जो होता है ना, थोड़ा वेट की तरफ होता है, यानी कि इनका इस तरीके से बनावट होती है इनकी स्किन की, यानी कि इस चमड़े की,
ताकि ये कम से कम पानी को क्या कर सकें, लूज़ कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। कह रहा है कि जो डिजर्ट एडेप्टेशन कैमल, कैमल के बारे में हम देखते हैं, यानी कि ऊँट के बारे में देखते हैं। देखो कह रहा है कैमल माना जाता है कि ये डिजर्ट का शिप होता है, यानी कि जहाज़ होता है। जो पानी का जहाज़ क्या होता है, शिप होता है, यानी कि जहाज़ वगैरह होता है। वैसे ही डिजर्ट का जहाज़ कौन है, कैमल को माना गया है। कैमल क्या है, एक तरह का ऊँट है। ठीक है, तो कह रहा है कि द शिप ऑफ द डिजर्ट इज़ कैमल। कह रहा है जो कैमल का बॉडी होता है वो किस कलर का रहता है, ब्राउन कलर का, मतलब भूरे कलर का, ऐसे ही तो रहता है। ठीक है, तो भूरे कलर के होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, कम ज़्यादा मतलब कम से कम वेस्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा कर रखते हैं अपने इस वाले पार्ट में। इसी को कहते हैं जब इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। ये पानी इनका रखने का, जैसे हम लोग पानी कहाँ रखते हैं, बॉटल में रखते हैं, तो वैसे इनका बॉटल क्या है, ये है। ठीक है, तो यही पे पानी ये लोग रखते हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उसको फोड़ देते हैं अंडे की तरह, और पानी क्या करते हैं, पी लेते हैं। सेकंड प्रकार है जो इनकी आँखें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है। तो जब तूफान वगैरह आता है तो क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। इनको पहले ही क्या पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, तो इनको अपने आँखों को संभाल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल टू प्रिवेंट सैंड। कह रहा है कि जब इसको पता चलता है कि तूफान आने वाला है तो ये अपनी नाक को भी बंद कर सकते हैं। जो इनका नाक होता है उसको भी लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब एक्टिविटीज थे जो आपको जानना चाहिए। कह रहा है कि ये लगभग 40 लीटर पानी एक बार में क्या करते हैं, पी सकते हैं, और कुछ पानी 40 लीटर में पानी को बचा भी लेंगे और पी भी लेंगे। मतलब अगर इनको पानी देंगे तो लगभग 40 लीटर पानी क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। सोचो 40 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं। कुछ लिखा है इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, यानी एक समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। पीने के बाद विच इज स्टोर्ड फॉर अ लेटर यूज, यानी कि पी भी सकते हैं और लगभग 40 लीटर पानी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, इस तरीके से इनका खासियत होता है। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैक्टस होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, रेगिस्तानों में। जैसे कि कैमल हो गया, कंगारू रैट। जो कंगारू रैट होते हैं ना, इनके 2 ही पैर होते हैं, जो आगे वाले पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो ये कूदते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर होता है कॉटन टेल रैबिट, यानी कि खरगोश पाया जाता है जो इस तरीके से होते हैं। फिर कहता है उल्लू भी इस तरह से पाए जाते हैं। कोल्टोस एक तरह के सियार होते हैं। ठीक है, स्नेक जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं माने जाते हैं। कह रहा है कि जो रेगिस्तानी सांप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर आता है स्क्वायरल, यानी कि एक तरह से छोटी सी जानवर होती हैं। तो बस इतना ही था आपके चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।